बुलंदशहर में गैस प्लांट का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले करने पहुंचे। कृषि वेस्ट से संचालित होने वाले जनपद के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास हुआ। बता दें, बुलंदशहर के लोहगरा गांव से 3 टन प्रतिदिन की क्षमता का लगाया जाएगा प्लांट। इसके साथ ही शिलान्यास के 6 महीने बाद शुरू होगा प्लांट से सीएनजी गैस का उत्पादन। प्लांट में गैस बनने के लिए वेस्ट फल एवं सब्जियों के साथ कृषि वेस्टेज का इस्तेमाल होगा। बचे वेस्टेज से जैविक खाद तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराने की योजना भी है। पूरे देश में सीएनजी के प्रचार प्रसार के लिए केंद्र सरकार की क्या योजना है? तो मतलब सीएनजी के प्रचार प्रसार के लिए बायोगैस का प्रोडक्शन करने की सरकार की स्कीम है और इसमें 19 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं और इसमें कम से कम 60% उसमें सब्सिडी होती है और गांव के लोगों को रोजगार देने की स्कीम है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट शहरों में नहीं तो गाँव में करने का प्लान सरकार का है और देहात के लोगों को जॉब भी मिले और प्रदूषण मुक्त भारत के लिए सीएनजी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रदूषण कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे भारत सरकार की तरफ से कोशिश है कि सीएनजी का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसीलिए ये स्कीम बनाई गई है। कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कितने प्लांट स्थापित करने हैं? अभी वो तो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी हमारे डिपार्टमेंट को अप्लाई करेगी तो उनके लिए मतलब सब्सिडी देकर वो प्रोजेक्ट खड़ा करने का प्लान है। तो मैं मैक्सिमम जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनको मदद करने का प्लान सरकार का है। जो भी लोग प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं सबको सरकार की मदद हो जाएगी। इसको बताया जा रहा है कि पॉल्यूशन दूर करने के लिए और जो पराली वगैरह है इससे सीएनजी बनेगी। तो मतलब अभी पराली से भी मतलब इसका चल रहा है कि भाई पराली से भी अगर सीएनजी बनती है तो उसके लिए भी अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं उसके लिए भी सरकार उनको मदद कर सकती है। जहाँ जहाँ बायोगैस का निर्माण हो सकता है, सीएनजी का निर्माण हो सकता है, जिससे भी निर्माण हो सकता है उसके लिए मदद करने की स्कीम सरकार की है। तो उसके लिए भी सरकार जरूर मदद करेगी। मंत्री जी, एक बात और ये कि ये जो बताया जा रहा है कि क्या इससे जो कंपोस्ट खाद जो बनने वाली की बात है, डाई और यूरिया को ख़त्म करना है, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। क्या इसके विकल्प में सीएनजी लाई जा रही है? अभी डाई और यूरिया का तो मतलब जिस तरह अभी उसके बारे में मुझे कोई इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन यूरिया को ख़त्म करने की आवश्यकता इसलिए है कि भाई यूरिया से बहुत सारे डिसीज़ होते हैं। मतलब जो किसान है, किसान यूरिया का उपयोग करते हैं और उससे देहातों में कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे खतों का ज़्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए और जो खेती है, खेती अच्छी होनी चाहिए विदाउट जो मतलब ऐसा खेती ऐसी होनी चाहिए ताकि हमारे शरीर को तकलीफ ना हो। तो बायो फर्टिलाइजर जो बनेगा, क्या ये किसानों को मुफ्त दिया जाएगा, उचित दर पे दिया जाएगा, सब्सिडाइज दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा? अभी वो तो जो जैसा एकदम फ्री तो होगा नहीं, लेकिन सब्सिडाइज हो सकता है। मतलब जो लोग लेंगे उसके लिए कम दरों में देने का प्लान, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कम दरों में देने का विचार सरकार जरूर करेगी और उसके लिए इसका प्रोडक्शन बढ़ने की आवश्यकता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी कीमत भी कम हो सकती है। मंत्री जी, आप एनडीए के पार्ट हैं, 2024 को क्या स्थिति दिख रहे हैं? महागठबंधन की कोई स्थिति या आप कोई और चुनौती? मुझे लगता है कि महागठबंधन जो है, ये अभी महागठबंधन है, लेकिन 2024 में खाली गठबंधन दिखाई देगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का सामना करना ये कोई मतलब इतनी आसान बात नहीं है। जरूर मतलब हमारे नीतीश कुमार जी ने वहाँ पटना में मीटिंग बुलाई है, वो बुलाए, एक साथ आना है तो आए, हमसे उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 सालों में जो काम किए हैं तो लोग मतलब उनके साथ है। ऊपर के लोग कितना भी विरोध करे, लेकिन एक बाजू में नरेंद्र मोदी जी और दूसरे बाजू में 100 नेता खड़े हैं। इसीलिए जनता देख रही है और नरेंद्र मोदी जी सोच कर काम करते हैं। आज अपन देखा है कि नेशनल हाईवेज वगैरह इतने बढ़िया बन रहे हैं माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में। और जो मैंने आंकड़े अभी दिए, जनधन योजना है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, किसान के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं
दलित आदिवासी के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, ओबीसी के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाओं का फायदा लोगों को हो रहा है। एकदम हम पूरा एकदम परिवर्तन किया है ऐसा हमारा दावा नहीं है। सर, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम तमाम स्टेट से भाजपा को धीरे धीरे मुक्त कर देंगे। हाँ ठीक है, अभी धीरे धीरे मुक्त मतलब हमने भी मतलब कांग्रेस को धीरे धीरे मुक्त किया है, तो धीरे धीरे मुक्त करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए और 20-25 साल लगेंगे। तो इसीलिए कर्नाटक और हिमाचल को 1 साल में ही खत्म कर दिया है। नहीं ठीक बात है, वो तो अगर वहाँ के लोगों ने जिस तरह बहुत बार सरकार होती है तो लोगों का माइंड थोड़ा चेंज करने का होता है, उसी तरह मतलब वहाँ हिमाचल में मतलब उनकी सरकार आई है। कर्नाटक में थोड़ा ये कारण हो गया कि जिस तरह वेस्ट बंगाल में हुआ था कि पूरा वोट ममता जी को चला गया। बीजेपी की 3 सीट थी, लेकिन वहाँ 77 सीट बीजेपी की आई, लेकिन बीजेपी को विश्वास था कि कम से कम 180-90 सीट वहाँ आएगी, और बीजेपी की कम से कम 90-55-95 सीट जो है ये 500-1000 वोट से हारी थी, और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल वोट मिला ही नहीं। उसी तरह मतलब कर्नाटक में हुआ कि जनता दल सेकुलर जो है वो भी पार्टी वहाँ स्ट्रांग थी, लेकिन उनको वोट ज़्यादा में मिला नहीं और पूरा वोट कांग्रेस को चला गया, इसीलिए रिजल्ट हमारे खिलाफ चले गए। लेकिन 2024 में हम हमारी एनडीए की तैयारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी स्ट्रांग है। उत्तर प्रदेश में हम 80 सीटों में से कम 70-71 सीटें हम जीतेंगे। महाराष्ट्र में हमारा प्लान है कम से कम 40 सीटें जीतने का, और बहुत सारी स्टेटों में हमको अच्छी सफलता मिलेगी, और 325 से लेकर 350 तक यहाँ बीजेपी को, एनडीए को सीटें मिलेगी। विपक्ष का आरोप है सांप्रदायिकता फैलाना और भगवान को बीच में लाना। मुझे लगता है कि भगवान मानने वाले लोग भी अपने देश में हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, उसमें भगवान को मानने का भी मतलब उसमें अधिकार है। कोई गौतम बुद्ध को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई पैगंबर को मानता है, कोई महावीर को मानता है, कोई गुरु नानक जी को मानता है। तो ये अपना अपना मानना अलग बात है, लेकिन जो विरोधी दल के लोग आरोप कर रहे हैं, वो भी आरोप करने वाले हिंदू है, वो भी मतलब इसी तरह का आरोप कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है।